वेलकम टू खत्री चॉइसेस। खत्री चॉइसेस में आपका स्वागत है बेटा। आज हम करने जा रहे हैं फिगर ऑफ स्पीच, जिसको हम पोएटिक और लिटरेरी डिवाइस भी बोलते हैं। ठीक है, ये 6th क्लास से स्टार्ट हो जाते हैं बट एट ए स्मॉल लेवल, लेकिन आपको ये आगे चलकर आपके सीयूटी एग्जाम में, एनडीए के एग्जाम में, ठीक है ना, जितने भी स्टेट एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, उन सब में ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन इंग्लिश लिटरेचर। चलिए, फिगर ऑफ स्पीच। मैं कई बार जब बच्चों से पूछता हूँ बेटा व्हाट आर फिगर ऑफ स्पीच, तो वो इतने थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। दे स्टार्ट टेलिंग अबाउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव और इनके बारे में, नाउन प्रोनाउन, दीज आर द पार्ट ऑफ स्पीच। हम बात कर रहे हैं बेटा फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? अलंकार। हिंदी में क्या बोलते हैं इनको? ये आपका सॉरी अलंकार, ठीक है ना, हिंदी में इनको अलंकार बोलते हैं बेटा। ठीक है, देखिए अलंकार क्या होते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आभूषण। ठीक है ना, जैसे भाई जो औरतें होती हैं, जो लेडीज हैं, वो कहीं बाहर जाती हैं तो वो आभूषण पहनती है। किस लिए पहनती है? सो दैट दे लुक ब्यूटीफुल, दे लुक अट्रैक्टिव। ठीक है, तो ऐसे ही ये भी अलंकार है, ये भी फिगर ऑफ स्पीच हैं, जो क्या करते हैं, जो पोएट या ऑथर यूज करते हैं। देखिए मैंने लिखा है दीज आर द लिटरेरी टेक्निक्स एंड टूल्स यूज्ड बाय द पोएट एंड ऑथर। इन्हें पोएट और ऑथर यूज करते हैं किस लिए? टू मेक द लैंग्वेज इफेक्टिव, ठीक है ना, उसको असरदार बनाने के लिए, उसको और ज्यादा ब्यूटीफुल, सुंदर बनाने के लिए, इंप्रेसिव बनाने के लिए। ठीक है ना, हम किसी बात को एक तो सिंपल तरीके से कहें, एक उसको हम किसी नए अंदाज से कहें, नए तरीके से कहें, ताकि लोगों पर उसका प्रभाव, उसका इफेक्ट, ठीक है ना, ज्यादा पड़े। उसे बोलते हैं बेटा क्या? लिटरेरी डिवाइस। ठीक है, या पोइटिक डिवाइस। तो दीज आर द लिटरेरी टेक्निक्स और टूल्स यूज्ड बाय द पोएट एंड ऑथर। किस लिए? टू क्रिएट रिदम, डीप मीनिंग, टू मेक मोर अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल एंड इंप्रेसिव देयर राइटिंग्स। अपनी राइटिंग्स को और ज्यादा इंप्रेसिव, ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव बनाने के लिए, डीपर मीनिंग के लिए, ठीक है ना, और एक रिदम क्रिएट करने के लिए दे यूज दिस टाइप ऑफ टेक्निक्स। उनको बोलते हैं फिगर ऑफ स्पीच। दे मैनिपुलेट साउंड, स्ट्रक्चर एंड लैंग्वेज। वो लैंग्वेज को, ठीक है ना, उसको एक स्ट्रक्चर देती हैं, ठीक है ना, उनके मीनिंग को मैनिपुलेट कर देती हैं। नाउ दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ पोएटिक डिवाइस और लिटरेरी डिवाइस। ये मैंने आपके सामने लिखे हैं कुछ, ठीक है ना। अब ये कहेंगे सर ये कुछ है, बेटा दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट। ये वो मोस्ट इंपोर्टेंट है जो अप टू 12th क्लास आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं। सीयूटी में एक क्वेश्चन लगभग इनसे रिलेटेड आ ही जाता है। ठीक है, देखिए सिमिली, मेटाफर, एलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोले, इसको हाइपरबोली भी बोलते हैं बेटा, ऑक्सीमोरॉन, पैराडॉक्स, पन, इमेजरी, आयरनी, एजोनेंस, कॉन्सोनेंस, ओनोमेटोपिया, ठीक है, इंजैबमेंट, रिपीटिशन, एनाफोरा, ट्रांसफर्ड एपिथेट, रिफ्रेन, पता नहीं कितने आपके ये पोएटिक डिवाइसेज हैं। हम इनको धीरे धीरे हम समझेंगे, ठीक है ना। देयर आर मोर, और भी हैं, बट दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट। ये वो हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी है और एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आप इनकी, ये आपको नाम पता होने चाहिए भी कौन कौन से हम पोएटिक डिवाइस या लिटरेरी डिवाइस यूज करने जा रहे हैं। अच्छा, इनको पोएटिक या लिटरेरी, देखिए आपके लिटरेचर में आते हैं, आप जो चैप्टर्स पढ़ते हैं, ठीक है ना, उनमें अगर इनका यूज होता है तो हम इनको लिटरेरी डिवाइस बोल देते हैं। and if they are used in the poem by the poet, then they comes to be known as poetic device. Okay बेटा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, then we will start our poetic device. Now let's come to the poetic devices. चलिए हम आते हैं poetic और literary device। हमारा पहला और दूसरा, ये हमारे पहले दो पोइटिक डिवाइस है, फिगर ऑफ स्पीच है, जो हमें डिस्कस करने हैं। अब मैंने इन दोनों को क्यों लिखा है एक साथ? देखिए हम जो भी पोइटिक डिवाइस, लिटरेरी डिवाइस या फिगर ऑफ स्पीच अगर कंपेयर करने के लिए हैं, अगर वो सेम, उनका ऑलमोस्ट सेम यूज है, तो हम उनको एक साथ लिखेंगे, और जो बिल्कुल सेपरेट है हम उनको एक एक करके समझेंगे। ये मैंने दोनों इसलिए लिखे हैं क्योंकि दे बोथ आर यूज्ड फॉर कंपैरिजन। इन दोनों का यूज किसके लिए किया जाता है बेटा? कंपैरिजन के लिए किया जाता है। ठीक है ना, दो जो चीजें हैं, देयर आर टू थिंग्स व्हिच आर नॉट अलाइक, फिर भी हम उनको कंपेयर कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या यूज किया जाएगा? सिमिली एंड मेटाफर। अब देखिए सिमिली, देखिए व्हेन वी कंपेयर टू थिंग्स विद द वर्ड लाइक एंड एज, जब हम दो चीजों का कंपेयर करते हैं
लाइक या एज वर्ड को यूज करके, दैट इज नोन एज सिमिली। विदाउट लाइक एंड एज, और बिना जब लाइक और एज के जब हम कंपेयर करते हैं, इसके बिना, तो दे आर नोन एज मेटाफर। जैसे पहला सेंटेंस देखिए, सी इज लाइक ए रेड रोज। भाई मैंने कहा, मैंने उस लड़की की तुलना किससे की? एक रेड रोज से। मैंने कहा वो एक लाल गुलाब की तरह है। सॉरी बेटा। तो सी इज लाइक मैंने यूज किया ना। अब मैं इसी सेंटेंस को अगर ऐसे लिखता हूं, सी इज रेड रोज, सी इज रेड रोज, मैंने यहां भी तुलना की है, मैंने यहां भी कंपेयर किया उस लड़की को, लेकिन क्या मैंने यहां लाइक और एज वर्ड यूज किया? नहीं। तो ये होता है बेटा मेटाफर, और ये सेंटेंस है सिमिली। गॉट इट? तो अब आपको समझना है कि सिमिली और मेटाफर किस टाइप के पोएटिक डिवाइस हैं। ये वो पोएटिक डिवाइस हैं विच आर यूज्ड टू कंपेयर टू थिंग्स। अगर हम लाइक और एज वर्ड यूज करके कंपेयर करते हैं तो दे आर सिमिली, अगर बिना उनके कंपेयर करते हैं तो दे आर मेटाफर। बिल्कुल आसान है बेटा। देखिए और एग्जांपल देखिए, द वर्ल्ड इज लाइक ए ट्रैप। ठीक है ना, ये 12th का जो चैप्टर है रेड ट्रैप, उसमें ये लाइन है, द वर्ल्ड इज लाइक ए ट्रैप। ये जो संसार है ना, ये एक ट्रैप, एक जाल की तरह है। लाइक वर्ड आ गया। ठीक है। हम ऐसे ही बोल सकते हैं, द वर्ल्ड इज ए ट्रैप, वो मेटाफर हो गया। टाइम स्टील्स मोमेंट्स लाइक ए थीफ। वक्त है ना, वो हमारे पलों को, हमारे वक्त उसको कैसे एक चोर की तरह चुरा लेता है। तो मैंने टाइम की तुलना किससे की है बेटा? थीफ से। अब यही सेंटेंस है, टाइम इज ए थीफ, बात वही है, बट यहां विदाउट लाइक एंड एज, बिना लाइक के यूज किया है। टीपू फोर्ट लाइक ए टाइगर इन द बैटल। टीपू मीन्स सब जानते हैं टीपू सुल्तान, ठीक है ना। तो टीपू फोर्ट लाइक ए टाइगर इन द बैटल, युद्ध के मैदान में टीपू एक टाइगर की तरह लड़ा। मैंने टीपू को तुलना किससे कर दी बेटा? टाइगर से। इसी सेंटेंस में देखिए, टीपू वाज ए टाइगर इन द बैटल, युद्ध के मैदान में वो टाइगर था। ठीक है ना। तो मैंने यहां बिना लाइक के इनको कंपेयर किया है, किसको? टीपू को और टाइगर को। तो ये क्या हो गया बेटा? मेटाफर। और ये क्या हो गया? लाइक आ गया, तो सिमिली। ठीक है ना। हर अब एज का भी यूज कर सकते हैं। हर फेस वाज एज एज ब्यूटीफुल एज ए रोज, ये भी बोल सकते हैं हम। ठीक है। तो लाइक और एज से जब हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं विद यूजिंग दीज टू वर्ड्स, उसको बोलते हैं बेटा सिमिली। विदाउट वर्ड्स लाइक एंड एज जब हम कंपेयर करते हैं तो दैट इज मेटाफर। गॉट इट? टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ इट। चलिए अब आते हैं अपने तीसरे लिटरेरी डिवाइस पर। ठीक है ना, पहला हमने किया बेटा सिमिली और मेटाफर। ठीक है, अब करते हैं हम तीसरा एलिट्रेशन। देखिए इसको ऑलिट्रेशन भी बोलते हैं और एलिट्रेशन भी, इट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है ना। तो एलिट्रेशन देखो, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? अनुप्रास अलंकार। क्या बोलते हैं? अनुप्रास अलंकार। ठीक है ना। क्या होता है अनुप्रास अलंकार? ठीक है ना, हिंदी में देखिए, जिसमें एक ही वर्ण की बार बार आवर्ती होती है। ठीक है ना, आवर्ती का मतलब मैंने ज्यादा हिंदी में बोल दिया। ठीक है ना, व्हेन वन द रिपीटिशन ऑफ ए कॉन्सोनेंट साउंड स्पेशली एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड। कोई भी एक वर्ड है, उसकी बिगिनिंग एक ही कॉन्सोनेंट साउंड से हो रही है, एक ही वर्ड अल्फाबेट से हो रही है, दैट इज नोन एज ऑलिट्रेशन। जितने भी देखिए हमारे जो टंग ट्विस्टर है ना बेटा, अब ये वर्ड टंग ट्विस्टर इटसेल्फ इज ए अलिट्रेशन, क्योंकि देखिए ये भी टी और ये भी टी, दोनों टी अल्फाबेट है, तो टी टी, इट्स ए टंग ट्विस्टर। तो ये टी टी बार बार रिपीट हो रहा है ना बेटा, तो इसको बोलते हैं एलिट्रेशन। और जितनी भी हमारी टंग ट्विस्टर है, वही जो चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में, ठीक ना, चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, ये जितने भी हमारे टंग ट्विस्टर है और बहुत सारे हैं, ठीक है ना, पक्का पपीता, पीला पपीता, जो भी है, दे आर ऑल अलिट्रेशन। आगे बात समझ में कैसे? अब इसको इंग्लिश में देखिए, मैंने सेंटेंस लिखा डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव। अब देखिए इसका फर्स्ट अल्फाबेट डी, डी और डी, यहां भी डी है पर वो लास्ट में, बट द फर्स्ट अल्फाबेट इज डी। तो ये क्या बन गया था? डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव। ये किसका एग्जाम्पल है? एलिट्रेशन का। समझ में आ गया? कोई भी हम एक नाम ले लेते हैं, ठीक है ना, जैसे मान लो किसी लड़के का नाम है, ठीक है ना, ईशांत। ठीक है ना, अब मैंने क्या कहा? ठीक है ना, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट बट इरिटेबल ईशांत, आई आई एंड आई,
तो ये क्या हो गया बेटा, एलिट्रेशन। आप किसी भी नाम को ले लीजिए, ठीक है ना, जैसे मान लो, ठीक है ना, पी से है किसी का नाम, पूजा है, ठीक है ना, तो वी कैन से, ठीक है ना, प्रीति पूजा, ठीक है ना, पावरफुल पूजा, तो पी पी, ये दीज आर द एलिट्रेशन। सी सॉ ए स्पाइडर एंड ए स्नेक ऑन द शेल्फ। अब देखिए इसमें एस एस एस, फिर यहाँ एस और फिर यहाँ एस, तो जरूरी नहीं होता वो कॉन्टिन्यूसली अगला ही वर्ड हो, ठीक है ना, इट मे हैव 2 और 3 वर्ड्स इन बिटवीन, फिर उसके बाद वो अल्फाबेट रिपीट होता है हैविंग ए कॉन्सोनेंट साउंड। तो यहाँ देखिए शी सॉ ए स्पाइडर एंड ए स्नेक ऑन द सेल्फ, तो यहाँ पर एस बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये अलिट्रेशन, समझ गए ना। लेट्स सी, गीतू ग्रैब्ड द गोल्डन गूज, जी 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 एंड जी। मोस्ट मॉन्स्टर्स डू नॉट माइंड मेकिंग मेस, जो मोस्ट, ज्यादातर जो मोस्ट होते हैं ना, वो मेस करने में, ठीक है ना, ये इधर उधर उथल पुथल करने में वो माइंड नहीं करते, उनको कोई परवाह नहीं होती। तो मोस्ट मॉन्स्टर्स डू नॉट माइंड मेकिंग मैसेज, ठीक है। नाउ सी सेल्स, ये बिल्कुल आसान है, ये तो नॉर्मली होता है, सी सेल्स ऑन द सी शोर, ठीक है ना, वो समुद्र के किनारे क्या बेच रही है, सी सेल्स बेच रही है। तो हेयर ऑल्सो एस 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 इज रिपीटेड। तो आपको समझ में आ गया, अलिट्रेशन अनुप्रास, किसी चीज की बार बार आवृत्ति होना, बार बार किसी, ठीक है ना, अल्फाबेट का आना, ठीक है ना। इंग्लिश में हम कहेंगे द रिपीटिशन ऑफ ए कॉन्सोनेंट साउंड स्पेशली एट द बिगिनिंग ऑफ ए वर्ड, दैट इज नोन एज एलिट्रेशन। आगे बात समझ में बेटा। तो यू कैन सी दीज आर द एग्जांपल्स, और भी बहुत सारे एग्जांपल आप खुद भी बना सकते हो, ठीक है ना। तो यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ऑल्सो। Okay, now we are going to do the fourth poetic device or figure of speech, that is personification। क्या है बेटा, personification, नाम से ही पता चल रहा है person, ठीक है ना। when the qualities of a person, or you can say the human traits, the human traits or the quality of a person are given to a living or a non living object, if we are giving some quality of a person, ठीक है ना, to a living, सपोज एनिमल, किसी बर्ड को, किसी भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग को, जब हम क्या देते हैं बेटा, एक मनुष्य की क्वालिटी उन्हें दे देते हैं, ठीक है ना। ए ह्यूमन क्वालिटी इज गिवन टू ए लिविंग और नॉन लिविंग थिंग, ठीक है। जैसे सपोज ये मार्कर है, ठीक है ना, इट्स नॉन लिविंग, ठीक है ना। अगर मैं इसको ऐसे हिला रहा हूँ, ठीक है ना, तो मैं कहूंगा द मार्कर इज डांसिंग, द मार्कर इज डांसिंग। कैन द मार्कर डांस? नो। Dancing is the quality of a human, so I have given this quality to the marker। तो ये क्या हो गया, the marker is dancing। ये कौन सा पोइटिक डिवाइस हो गया बेटा, लिटरेरी डिवाइस हो गया, पर्सोनिफिकेशन। समझ में आ गया, पर्सन की क्वालिटी किसी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग को देना, पर्सोनिफिकेशन। नाम से ही सबसे आसान हो जाता है बेटा, अगर उसको आप ध्यान से समझ लोगे तो, ठीक है, क्लियर। अब देखिए, देयर आर सम एग्जांपल्स। आई हर्ड माय हार्ट क्राई एट नाइट, मैंने रात को अपने दिल को रोते हुए सुना, ठीक है ना। क्या दिल रो सकता है? नहीं रो सकता ना, ठीक है ना, इंसान रोता है, लेकिन मैंने जो रोने की क्वालिटी है वो किसको दे दी, हार्ट को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, पर्सोनिफिकेशन। द होल टाउन वाज स्लीपिंग, पूरा शहर सो रहा था। इंसान सोते हैं, शहर कभी सोता है नहीं, तो बट वी हैव गिवन द क्वालिटी ऑफ स्लीपिंग टू द टाउन, टू द टाउन, सॉरी हियर, ओके। तो ये क्या हो गया बेटा, पर्सोनिफिकेशन। अगला एग्जांपल देखिए, द मून वाज स्माइलिंग इन द नाइट, हम रात को देखते हैं सोते हुए चांद दिखाई देता है, ठीक है ना। ज्यादातर गर्मियों में जो चांद बिल्कुल साफ दिखाई देता है, ठीक है ना, ऐसा लगता है कि चांद हमें देखकर मुस्कुरा रहा है, ठीक है ना। दीज आर द फीलिंग्स ऑफ ए पोएट, ठीक है ना। वो कहता है द मून वाज स्माइलिंग एट मी इन द नाइट, रात को चांद मुझे देखकर शर्मा रहा था या मुस्कुरा रहा था। तो स्माइलिंग इज द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन दैट इज गिवन टू ए मून। माई फोन रिफ्यूज टू टर्न ऑन, मैं कहीं बाहर गया, बैटरी डाउन हो गई, फोन मेरा ऑन ही नहीं हो रहा, मैं बार बार कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने चार्जिंग पे भी लगाया फिर भी ऑन नहीं हो रहा, खराब हो गया। तो हम जैसे बोलते हैं माई फोन रिफ्यूज टू टर्न ऑन, भाई मेरे फोन ने मना कर दिया कि वो ऑन नहीं होगा। क्या फोन मना कर सकता है? नहीं। तो ये जो रिफ्यूजिंग क्वालिटी है ना, वो मैंने फोन को दे दी। इंसान मना करता है बेटा, लेकिन इट इज ए वे टू से, ये कहने का एक तरीका है, ठीक है ना। तो द माई फोन रिफ्यूज टू टर्न ऑन, तो ये वही मैं कह रहा हूं ना, व्हेन द पोएट और द ऑथर यूज सम वर्ड्स टू मेक इट मोर इफेक्टिव,
and beautiful and impressive, they are known as figure of speech. Okay, तो ये बात इस तरीके से कह दी। द फायर swallowed द इंटायर फॉरेस्ट, भाई बहुत बड़ा जंगल है, सूख गया, गर्मियों में आग लग गई, ठीक है ना, तो हम कहते हैं भाई पूरा जंगल जल गया, ठीक है ना। हम ऐसे भी तो कह सकते हैं ना, पूरा फॉरेस्ट खत्म हो गया आग से। लेकिन इसने क्या कहा है, द फायर, आग ने स्वेलो का मतलब क्या होता है बेटा, निगल लेना, ठीक है ना। आग ने किसको निगल लिया, पूरे फॉरेस्ट को, यानी कि पूरा फॉरेस्ट खत्म हो गया आग में, ठीक है। लेकिन हाउ डज द राइटर सेज, द फायर स्वेलोड द एंटायर फॉरेस्ट, क्या आग स्वेलो कर सकती है बेटा, नहीं कर सकती, ठीक है ना। वी स्वेलो, हम निगलते हैं, वी स्वेलो, जैसे दवाई निगल ली, खाना निगल लिया, ठीक है ना। तो क्या आग जंगल को निगल सकती है, नहीं। कहने का मतलब भाई पूरा फॉरेस्ट जंगल आग जो था वो आग में खत्म हो गया, उसकी लपेट में आ गया और जल गया। बट द क्वालिटी ऑफ ए ह्यूमन, ह्यूमन ट्रेट इज स्वेलोइंग, ह्यूमन ट्रेट इज रिफ्यूजिंग, स्माइलिंग, स्लीपिंग, ठीक है ना, क्राइंग, दीज आर द ह्यूमन क्वालिटीज दैट आर गिवन टू लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स। लास्ट सेंटेंस देखते बेटा, द क्लॉक स्टेयर्ड एट मी द होल नाइट, मैं सो रहा हूँ, ठीक है ना, और मेरी आंख नहीं लग रही, मैं पंखे को देख रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसा लगता है जैसे पंखा मेरे से बातें कर रहा है, ठीक है ना। ऐसा लगता है जैसे पंखा मुझे घूर रहा है, सामने दीवार पर घड़ी है, वो मुझे, मैं उसको देख रहा हूँ, ऐसा लग रहा है वो मुझे घूर रही है। तो कहने का मतलब, द क्लॉक स्टेयर्ड एट मी द होल नाइट, पूरी रात, ठीक है ना, वो जो क्लॉक था वो मुझे घूरता रहा, घड़ी मुझे घूरती रही। क्या घड़ी घूर सकती है, नहीं, मैं देख रहा हूं ना, ऐसा लग रहा है, ठीक है ना। बट हाउ ब्यूटीफुली द पोएट हैज यूज्ड, द क्लॉक स्टेयर्ड एट मी द होल नाइट, कैन ए क्लॉक स्टेयर, नो, बट द क्वालिटी हैज बीन गिवन टू द क्लॉक ऑफ स्टेयरिंग। आगे बात समझ में। तो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ पर्सोनिफिकेशन। जब भी एग्जाम में ऐसा आता आप समझ जाओगे कि भाई हाँ, यहाँ तो ह्यूमन क्वालिटी है जो इसको दे दी गई है, ठीक है ना। तो दैट इज नोन एज, हिंदी में इसे क्या बोलते हैं बेटा, मानवीयकरण अलंकार। मानवीयकरण, किसी चीज का, किसी चीज को मानव की क्या दे देना, क्वालिटी दे देना। मानवीयकरण अलंकार, मानव यानी कि पर्सन, पर्सोनिफिकेशन, नाम से ये तो बिल्कुल इजी है, आप लोगों को जल्दी समझ में आएगा। टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ इट बेटा। चलिए, अब अगला फिगर ऑफ स्पीच है बेटा, हाइपर बोले, ठीक है ना। इसको हाइपर बली भी बोलते हैं, कई कहते हैं नहीं ये हाइपर बोले है, कुछ कहते हैं हाइपर बली है, तो इट्स हाइपर बली। कैसे याद करना है, आपने बाहुबली का नाम सुना होगा ना, बाहुबली बहुत ताकतवर था, ठीक है ना, वो इधर चीजों को ऐसे ऐसे उठा के फेंकता था, बहुत ज्यादा ताकतवर था, ठीक है। तो उसका छोटा भाई है हाइपर बली, और नाम से भी पता चल रहा है, जैसे देखो पर्सोनिफिकेशन, नाम से पता चलता था पर्सन की क्वालिटी देना, पर्सोनिफिकेशन, ठीक है ना। ऐसे ही हाइपर बोले, हाइपर बली, हाइपर होके बोल दिया, हाइपर होके, जैसे भाई कई बार टीचर है वो गुस्से में आ जाता है और वो कहता है मैं तुम्हें उठा के खिड़की से बाहर फेंक दूंगा, क्या वो किसी बच्चे को उठा के फेंक सकता है खिड़की से बाहर, नहीं। या टीचर कई बार कहता है कि देखो मैंने ये चीज तुम्हें 1000 बार बताई है, क्या उसने वाकई में 1000 बार बताई है, नहीं, 5, 4, 10, 12, 20 बार बताई होगी, 1000 बार कभी नहीं बताई होगी। तो जो ऐसे स्टेटमेंट बोले जाते हैं बेटा, उनको क्या बोलते हैं, हाइपरबोली। हाइपर होके थोड़ा गुस्से में बोल देते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने एक कविता पढ़ी थी कि महाराजा रणजीत सिंह ने दुश्मनों को गाजर मूली की तरह उखाड़ दिया, ठीक है ना। क्या गाजर मूली की तरह उखाड़ा जा सकता है दुश्मनों को, नहीं। कहने का मतलब उन्होंने दुश्मनों को बहुत बुरी तरह से हरा दिया, बहुत बुरी तरह से मार काट की। तो महाराजा रणजीत सिंह ने दुश्मनों को गाजर मूली की तरह उखाड़ फेंका। क्या हम गाजर मूली उखाड़ते हैं ना जैसे जल्दी जल्दी जल्दी, तो क्या हम दुश्मनों को ऐसे काट सकते हैं, मार सकते हैं, नहीं। कहने का मतलब किसी भी चीज को, ठीक है ना, क्या करना, एग्जरेट करना। तो एग्जरेशन ऑफ द फैक्ट बाय द पोएट और ऑथर टू एम्फेसाइज और फॉर ड्रामेटिक इफेक्ट, ज्यादा ड्रामेटिक इफेक्ट डालने के लिए, किसी चीज को ज्यादा जोर देने के लिए, किसी दूसरों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, ठीक है ना, जो चीज बोली जाती है बढ़ा चढ़ाकर, ठीक है ना। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, अतिशयोक्ति। अति, बस किसी चीज की अति हो जाना, एक्स्ट्रा, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो जाना, उसको बोलते हैं अतिशयोक्ति अलंकार, हाइपर बले, ठीक है ना। समझ में आ गया बेटा, इसलिए टू ग्रैब द अटेंशन। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। रोमियो सेड दैट ही कुड मूव माउंटेन्स फॉर हर, ऑफर नहीं, सॉरी, फॉर हर, कई बार गलत लिखा जाता है बेटा, बट व्हेन वी रीड इट, इसलिए कहते हैं रीडिंग करनी चाहिए ताकि जो हम वर्ड बोल रहे हैं वो सामने दिखाई दे, जो बोल रहा है वो तो था ही नहीं, ऑफ ऑफ लिखा था, फोर तो है ही नहीं। ओके, तो रोमियो सेड दैट ही कुड मूव माउंटेन्स फॉर हर,
वो उसके लिए, किसके लिए, सबको पता है रोमियो सेड दीज वर्ड्स फॉर जूलियट, कि भाई मैं उसके लिए क्या है, पहाड़ों को हिला सकता हूँ। क्या पहाड़ों को हिला सकते हैं? नहीं हिलाया जा सकता। बट ये क्या किया गया है, एक्सग्रेट किया गया है, तो ही कुड मूव माउंटेन्स, ठीक है ना। तो ये है हाइपरबोले का एग्जांपल। शी क्राइड ए रिवर ऑफ वाटर, वो इतनी दुखी थी कि वो इतनी रोई, ठीक है ना, कि नदी भर गई, ठीक है ना, उसके आंसुओं से नदी भर गई। तो क्या आंसुओं से नदी भर सकती है? नहीं, ठीक है ना। तो शी क्राइड ए रिवर ऑफ टीयर्स इज एन एग्जांपल अगेन ऑफ हाइपरबोले। दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ हाइपरबोले। आई हैव टोल्ड यू 1000 टाइम्स अबाउट इट, अभी बताया था मैंने 1000 बार बताई है, ठीक है। शी वॉज सो टायर्ड, वो इतनी थकी हुई थी, दैट शी कुड स्लीप फॉर ए ईयर, ठीक है ना। देखो कितनी बड़ी बात है, वो इतनी थकी हुई थी कि वो 1 साल तक सो सकती है। क्या कोई 1 साल तक सो सकता है? नहीं। बट इस चीज को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, इसलिए एग्जाम्पल ऑफ हाइपरबोली। सी विंग्ड, अब देखो विंग का मतलब क्या होता है बताइए। सी विंग्ड का मतलब होता है, विंग का मतलब होता है आंख मारना, ठीक है ना। सो सी विंग्ड एंड एवरीवन अराउंड हर फेल डाउन, ठीक है ना। उसने आंख मारी और जो भी उसके आसपास थे वो सारे गिर गए। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ हाइपरबोली। तो समझ में आ गया बेटा, हाइपरबोली क्या होता है? हाइपर होके बोल देना, किसी चीज को एक्सग्रेट कर देना, किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर बोल देना, अतिशयोक्ति कर देना, ठीक है, दैट इज हाइपरबोली। और आप हाइपरबोले भी बोल सकते हो, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स। जैसे हम कहेंगे द सन स्ट्रेच्ड इट्स आर्म टू ग्रीट एवरीवन, द सन स्ट्रेच्ड इट्स आर्म, सूरज ने अपनी बाहें फैला दी सबके स्वागत के लिए। जैसे सुबह सुबह सूरज निकलता, आओ भी मिलो मुझसे, तो क्या सूरज बाहें फैला सकता है? नहीं। तो इस चीज को बढ़ा चढ़ाकर भी कहा गया है, लेकिन आई थिंक दिस विल बी एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन, जो हमने पिछला किया था ना भाई, क्योंकि हम क्वालिटी दे रहे हैं सूरज को, किसकी? ह्यूमन की। तो ये गलत एग्जाम्पल बन रहा था हमारा, हाइपरबोले नहीं है बेटा वो। कई बच्चे कहेंगे कि सर ये तो हाइपरबोले है, सूरज ने अपनी बाहें फैला दी, ठीक है ना। ठीक है, सूरज बाहें नहीं फैला सकता, लेकिन ये क्वालिटी दे रहा है, किसकी? ह्यूमन की। बाहें कौन फैला सकता है? ह्यूमन। द ह्यूमन ट्रेट हैज बीन गिवन टू सन। तो द सन स्ट्रेच्ड इट्स आर्म, ये कौन सा है बेटा? पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है। कंफ्यूज मत हो जाना, कई बार ऐसे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। और दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ हाइपरबोले, ये हाइपरबोले के एग्जांपल है बेटा, इनको आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ाकर कहना हाइपरबोले। ओके, टेक ए स्क्रीनशॉट। चलिए, हमने 5 कर लिए। नाउ वी आर गोइंग टू डू द 6th एंड 7th। अब देखिए फिर वही बात आ गई, ठीक है ना। हम ऑक्सीमोरॉन और पैराडॉक्स, दे आर ऑलमोस्ट सेम। जैसे सिमिली और मेटाफर हमने डिस्कस किया था, सिमिली एंड मेटाफर। सिमिली, द कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स विद द वर्ड लाइक एंड एज, बाय यूजिंग, जब हम लाइक और एज दो वर्ड यूज करके कंपैरिजन करते हैं किसी एक वर्ड को, मतलब या तो लाइक या एज, तो हम उसे सिमिली बोलते हैं। और जब हम कंपैरिजन करते हैं विदाउट द वर्ड लाइक एंड एज, तो मेटाफर। ये हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में सीखा था। अब ऐसे ही ऑक्सीमोरॉन है बेटा, और पैराडॉक्स, ठीक है ना। नाम भी सुना होगा आपने एक सिंगर का, पैराडॉक्स, बड़े अजीब गाने गाता है, अजीब थे ना उसके, तो उसी से रिलेटेड है ये। देखिए, ऑक्सीमोरॉन और पैराडॉक्स, पहले हम समझते हैं ऑक्सीमोरॉन को। ऑक्सीमोरॉन वो पोएटिक डिवाइस है बेटा, वो लिटरेरी डिवाइस है जिसमें कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स होते हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स मींस अपोजिट वर्ड्स, यू कैन से, ठीक है ना। क्या क्या बोलते हैं बेटा? अपोजिट वर्ड्स जब एक साथ यूज किए जाएं, उन्हें क्या बोलते हैं? ऑक्सीमोरॉन। तो पैराडॉक्स क्या है? जब कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट और आइडिया, एक सेंटेंस है, एक स्टेटमेंट है, एक आइडिया है, वो भी क्या है? ऑपोजिट है, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? पैराडॉक्स। बस इसमें ध्यान रखना है कि ये एक स्टेटमेंट होती है और ये एक वर्ड होते हैं, बोथ आर अपोजिट, दोनों अपोजिट होते हैं, ठीक है ना। वर्ड्स ऑक्सीमोरॉन, स्टेटमेंट पैराडॉक्स। समझ में आ गया? एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे। द कॉमेडियन वॉज सीरियसली फनी, जो कॉमेडियन था वो सीरियसली फनी था। कैन ए कॉमेडियन, यस ही इज ए फनी, बट कैन ही बी सीरियसली फनी? यस। द टू वर्ड्स आर अपोजिट टू ईच अदर बट यूज्ड टुगेदर। जैसे मैं कहूँ ना, ही इज ए वाइज आउल, ही इज ए वाइज आउल, भाई मैंने उल्लू भी बोल दिया उसको और वाइज भी बोल दिया। हाउ कैन ए आउल बी वाइज? उल्लू, हम कहते हैं ना उल्लू है क्या? मूर्ख,
उसके लिए यूज करते हैं, लेकिन मैंने कहा वो एक वाइज आउल है, ही इज ए वाइज डोंकी, ही इज ए वाइज आउल, कैन इट बी? टू अपोजिट वर्ड्स आर यूज्ड, दैट इज ऑक्सीमोरन। अगला सेंटेंस देखिए, रजनी वाज क्लियरली कंफ्यूज्ड अबाउट द प्लान। देखिए क्लियरली कंफ्यूज्ड, अब बच्चे ये सोचेंगे भाई ये सी और सी, बताइए कौन सा पोएटिक डिवाइस है, जल्दी बताइए। सी एंड सी आर रिपीटेड, तो ये क्या हो गया? एलिट्रेशन। क्या हो गया बेटा? एलिट्रेशन, ठीक है ना। लेकिन यहां अब एलिट्रेशन नहीं लिखोगे आप, आपने लिख भी दिया तो इट डिपेंड्स ऑन द टीचर, चलो भाई इसको नॉलेज तो है, दे देते हैं नंबर, लेकिन इसका रियल देखा जाए तो ये ऑक्सीमोरन है। रजनीवाज क्लियरली कंफ्यूज, देखो दो वर्ड्स अलग अलग है बेटा, ठीक है ना, उसमें अलग अलग थोड़ी थे। डू नॉट ड्राइव एंड ड्रिंक, ड्राइव अलग वर्ड है, ड्रिंक अलग वर्ड है, ठीक है। तो ऐसे ही क्लियरली कंफ्यूज्ड, बोथ आर अपोजिट। रजनी वाज क्लियरली कंफ्यूज्ड अबाउट द प्लान, कैसे हो सकता है क्लियरली कंफ्यूज? इट वाज एन ओपन सीक्रेट, इट वाज एन ओपन सीक्रेट। सीक्रेट क्या ओपन होते हैं? नहीं, कहते हैं ना टॉप सीक्रेट है, छुपा के रखना है, किसी को बताना नहीं है। तो इट वाज एन ओपन सीक्रेट, सीक्रेट कांट बी ओपन, तो इसलिए दीज आर द टू अपोजिट वर्ड्स यूज्ड टुगेदर। कैन यू प्रोवाइड मी द ओरिजिनल कॉपी? अरे जब ओरिजिनल है तो कॉपी कैसे? ठीक है ना, कहते ना भी उसकी कॉपी दे दो मुझे, यानी कि उसकी फोटो स्टेट दे दो या उसकी डुप्लीकेट कॉपी दे दो। तो बट कॉपी है तो ओरिजिनल कैसे है? तो दीज आर द टू अपोजिट वर्ड्स यूज्ड टुगेदर। आगे बात समझ में? ऑक्सीमोरन। कैन यू प्रोवाइड मी द ओरिजिनल कॉपी? देयर आर सम स्वीट सोरो, अब देखेंगे एस और एस एलिट्रेशन, बट स्वीट सोरो, हाउ कैन ए सोरो बी स्वीट? दुख, दुख तो कैसा होता है बेटा? ठीक है ना, दर्द भरा होता है, पेनफुल होता है, स्वीट तो होता नहीं है। तो स्वीट सोरो। डेफनिंग साइलेंस, कैसी साइलेंस? डेफनिंग, बहरा कर देने वाली। बहरे कब होंगे? जब बहुत ज्यादा शोर शराबा हो, कहते ना यार कान पक गए मेरे, तो बहरा हो गया मैं शोर से। लेकिन यहाँ साइलेंस है, चुप्पी, ठीक है ना। तो कैसी? डेफनिंग साइलेंस। बोथ आर द अपोजिट वर्ड्स। सिमिलरली वाइज ऑल वी हैव डन वर्किंग हॉलीडे, वी आर हैविंग ए वर्किंग हॉलीडे। ये क्या बात हुई भाई? वी आर हैविंग ए वर्किंग हॉलीडे, जब हॉलीडे है तो वर्किंग क्यों है? ठीक है ना। लेकिन ऐसा होता है ना किसी दिन हॉलीडे है लेकिन काम पर बुला लिया, ठीक है, पीटीएम है, कुछ और चीज है, तो दैट इज नोन एज वर्किंग हॉलीडे। दे आर अपोजिट वर्ड्स, वर्किंग भी और हॉलीडे भी, ठीक है ना। तो समझ में आ गया ना बेटा? क्लियरली कंफ्यूज्ड, ओपन सीक्रेट, ओरिजिनल कॉपी, वाइज आउल, ठीक है ना, पापी गुड़िया, पापी देवता, सॉरी पापी देवता। जब देवता है तो पापी कैसे हो सकता है? तो ये जो वर्ड है ना, ये क्या होते हैं बेटा? ऑक्सीमोरन, ये वर्ड्स हैं। और स्टेटमेंट पैराडॉक्स, चलिए उसे समझते हैं। पहला सेंटेंस ही देखिए, देखिए कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट दैट सीम्स एब्सर्ड, जो बिल्कुल अजीब दिखाई देती है बट है डीपर मीनिंग, उनका मीनिंग बहुत ही गहरा होता है। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड। आपने एक मूवी देखी होगी केजीएफ, ठीक है ना, उसमें पूरी फिल्म अच्छी है, लास्ट में लिखते हैं दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड, है ना, ये अंत का शुरुआत है, ठीक है ना, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड, ठीक है। तो अब बिगिनिंग है तो एंड कैसे हो सकता है? बट अब ये एक स्टेटमेंट के उसमें यूज किया गया बेटा, ठीक है ना, इट्स एन आइडिया, इट्स ए स्टेटमेंट, तो हम इसको बोलेंगे इट्स ए पैराडॉक्स, ओके, क्योंकि बिगिनिंग एंड एंड आर अपोजिट वर्ड्स, बट यहां पर दे आर नॉट यूज टुगेदर, इट इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड। इफ यू विश फॉर पीस, अगर आपको शांति की इच्छा, अगर आप शांति चाहते हो, प्रिपेयर फॉर वॉर। अब वॉर एंड पीस आर डिफरेंट थिंग्स, बट देखिए सेपरेटली यूज किए गए हैं, ठीक है ना। इफ यू वांट पीस, अगर आपको शांति चाहिए, प्रिपेयर फॉर वॉर, लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है ना। महाभारत में देखो कितनी अशांति थी, लड़ाई झगड़ा चलता रहता था, कभी वनवास गए, कभी छुप रहे हैं, कभी लाक्ष्य गृह में है, ठीक है ना, कभी कोई दूत क्रीड़ा हो रही है, कभी द्रौपदी चीरण। इससे अच्छा है कि भाई एक बार में ही मामला खत्म करो, वार करो और फिर शांति से रहो। तो वही कहता है इफ यू विश फॉर पीस, प्रिपेयर फॉर वॉर। These are the two opposite words but used in a statement as a statement, that's why it's a paradox, ठीक है ना। Cowards die many times before their death but valiant or you can say brave dies only once। बहादुर है एक ही बार मरता है और जो कायर है वो बार बार मरता है। बार बार मरता है मतलब डर डर के जीता है वो, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ऐसा लग रहा है जैसे आज मरा कल मरा, ठीक है ना। तो इसलिए कहा गया, बहुत अच्छी स्टेटमेंट है, कॉवर्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ बट ब्रेव डाइज ओनली वंस। ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। यू कैन सेव मनी बाई स्पेंडिंग इट, क्या ऐसा हो सकता है? आप कह रहे हो मनी को सेव करना है लेकिन कैसे? स्पेंड करके।
ठीक है, तो यू कैन सेव मनी बाय स्पेंडिंग इट। अब देखा जाए तो हम ऐसे कह सकते हैं भी मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है लेकिन मैंने उसको स्पेंड कर दिया, मैंने उससे सोना खरीद लिया, ठीक है ना, तो मेरा पैसा बच गया ना इनडायरेक्टली। मैंने एक जमीन खरीद ली, ठीक है ना, मेरा पैसा तो गया, मैंने पैसे खर्च कर दिए लेकिन मैंने उसे क्या कर दिया, स्पेंड कर दिया, बस मैंने उसको बचा भी लिया, ठीक है ना। तो यू कैन सेव मनी बाय स्पेंडिंग इट। अब सेव एंड स्पेंड, दीज आर द contradictory statements, opposite statements. Statements are they if they are opposite statement, paradox, if they are opposite words, oxymoron। क्लियर बेटा, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। Okay, now let's come to the eighth one, and today this is the last one। next video में we are going to do the next 8 और 10। ठीक है बेटा, काफी टाइम हो गया, तो we will do the last one of today's poetic device और literary device, onomatopoeia। देखो, onomatopoeia means words are used to imitate or suggest a sound। ठीक है ना, जैसे मैंने कहा the boys were clapping। अब clap जो word है, ठीक है ना, वो किसके लिए यूज किया गया है बेटा, इट इज लाइक ए साउंड, ठीक है ना। तो जो क्लैप वर्ड है उससे पता चल रहा है आवाज आना, ठीक है ना, हाथों की जो ताली बजाते हैं उसको, ठीक है। तो किसी ऑब्जेक्ट के लिए या किसी एक्शन के लिए जो साउंड इमिटेट होती है, जो सजेस्ट करती है, उसे क्या बोलते हैं बेटा, ओनोमेटोपिया। देखिए, आई हर्ड द चिंक ऑफ मनी, भाई मैंने पैसों की खनखनाहट सुनी, झंझनाहट, खनखनाहट, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये जो वर्ड है चिंक, ये क्या बता रहा है बेटा, द साउंड प्रोड्यूस्ड बाई ए मनी, जो सिक्के होते हैं ना, ठीक है ना, उनकी मुझे खनखनाहट सुनाई दी। तो चिंक वर्ड सजेस्ट ए साउंड ऑफ मनी। द बीज बज्ड, मधुमक्खियों का भिन भिनाना। देखा होगा ना, कई बार आप सो रहे हो तो मच्छर आ जाता है, उससे उसकी एक अजीब सी बजिंग होती है। ऐसे ही मधुमक्खियां जो भिन भिनाती है, हाइव, हाइव क्या होता है बेटा, छत्ता, जो मधुमक्खी जो जैसे टहनी है उस पर लगा होता है ना मधुमक्खियों का छत्ता, ठीक है ना, तो उसके चारों तरफ मैंने क्या सुनी, ठीक है ना, द buzzing of the bees, the bees buzzed around the hive, the door creaked as it opened। ठीक है ना, जैसे फिल्मों में होता है ना, दरवाजा खोलते हैं आवाज आती है ऐसे, ठीक है। तो जो दरवाजे की जो आवाज है, खुलने की जो आवाज है, उसको क्या बोलते हैं बेटा, क्रीक। तो द डोर क्रीक्ड एज इट ओपन, जैसे ही दरवाजा खोला उसके चरचराने की आवाज आई, ठीक है। द स्नेक हिस्ट, अब जो स्नेक है उसकी जो आवाज होती है उसको क्या बोलते हैं बेटा, हिस्ट, ठीक है ना, फुंकारने की आवाज। द स्नेक हिस्ट एज इट केम आउट ऑफ इट्स सोल, जैसे ही वो अपने बिल से बाहर आया मुझे उसकी फुंकार सुनाई दी। हिस्ट का मतलब फुंकार, स्नेक की, ठीक है। द फ्रॉग क्रॉक्ड, ये आपकी पोएम है 9th क्लास में, पहले थी तो सिलेबस चेंज हो गया। द फ्रॉग क्रॉक्ड अवे इन बिंगल बो, ठीक है ना, जगह का नाम है, ठीक है। तो वहां पर वो क्रॉक करता था, फ्रॉग क्या करते हैं, क्रॉक। तो द फ्रॉग क्रॉक्ड अवे इन द बिंगल बो। इन दिस वे these are the words that tells about the sound। ओके, और जो वर्ड्स साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं दे आर नोन एज ओनोमेटोपिया। क्या बोलते हैं बेटा उन्हें, ओनोमेटोपिया। गॉट इट। नाउ जैसे गर्गलिंग ऑफ वाटर, थंपिंग ऑफ हैमर, रसलिंग ऑफ लीव्स, पत्तों की खनखनाहट, ठीक है ना, जैसे पत्ते हिलते हैं तो एक अजीब सी आवाज आती है ना, उसको बोलते हैं बेटा द रसलिंग ऑफ लीव्स। So these are some, there are lot of words, but these are some examples of onomatopoeia। तो आप लोगों को समझ में आ गया, we have done 8 poetic device। पहला simile और metaphor for comparison, अगर हम like और as यूज करते हैं तो simile, अदरवाइज metaphor। hyperbole, hyper होके बोल देना, बढ़ चढ़कर, अतिशयोक्ति, ठीक है, उसको। फिर था हमारा कौन सा, पर्सोनिफिकेशन, नाम से पता चला पर्सन की क्वालिटी दे देना, पर्सोनिफिकेशन। फिर दो हमारे आए थे ऑक्सीमोरॉन और पैराडॉक्स, दोनों क्या करते हैं बेटा, अपोजिट, एक वर्ड है एक स्टेटमेंट है, वर्ड दैट इज ऑक्सीमोरॉन, स्टेटमेंट दैट इज पैराडॉक्स। फिर हमारा था एलिट्रेशन, जितने भी टंग ट्विस्टर हैं ऐसे याद कर लो, टीटी आ गया टंग ट्विस्टर में, जब एक कॉन्सोनेंट साउंड आती है, कोई भी अल्फाबेट बार बार रिपीट होता है दो इकट्ठे वर्ड्स या एक दो वर्ड छोड़ के, ठीक है ना, तो वो क्या कहला जाता है बेटा, एलिट्रेशन। तो दीज वी हैव डन। और अब अगली वीडियो में वी आर गोइंग टू डू सम मोर पोएटिक डिवाइस, लिटरेरी डिवाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू डू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस, फिगर ऑफ स्पीच। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए बेटा, और शेयर भी कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई।
टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ऑल्सो. वेलकम टू खत्री चॉइसेस. खत्री चॉइसेस में आपके फिर से स्वागत है बेटा. और आज हम करने जा रहे हैं फिगर ऑफ स्पीच का पार्ट 2. इससे पहले जो वीडियो हमने देखी थी बेटा, उसमें हमने 8 पोएटिक डिवाइसेस के बारे में, लिटरेरी डिवाइस के बारे में डिस्कस किया था. ठीक है. और उससे आगे हम करने जा रहे हैं आज 9th एंड 10th. देखिए ये क्या पोएटिक डिवाइस है, लिटरेरी डिवाइस जिनको कहते हैं. एजोनेंस एंड कॉन्सोनेंस. नाम से जैसे कि पता चल रहा है बेटा कि एजोनेंस का मतलब क्या होता है बेटा, रिपीटिशन ऑफ द वोवल साउंड. ठीक है ना, इन ए सेंटेंस. एक सेंटेंस में किसी भी वोवल की साउंड बार बार रिपीट होती है, उसको बोलते हैं एजोनेंस. ऐसे ही कॉन्सोनेंस, नाम से पता चल रहा है कॉन्सोनेंट की साउंड. व्हेन ए कॉन्सोनेंट साउंड इज रिपीटेड इन ए सेंटेंस, इट कैन बी एट द बिगिनिंग, इट कैन बी इन द मिडल और द एंड. सेम विद इट. ठीक है ना, वो बिगिनिंग में भी हो सकती है बेटा, मिडल में भी हो सकती है वर्ड के, और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस और फ्रेज और वर्ड. ठीक है. चलिए, एजोनेंस मींस वोवल्स का रिपीटिशन, कॉन्सोनेंट्स मींस कॉन्सोनेंट का रिपीटिशन. अब एग्जांपल देखिए, दे हैव देयर एग्जिट्स एंड एंट्रेंसेस. ठीक है ना, तो इसमें क्या है, दे हैव देयर एग्जिट्स एंड एंट्रेंसेस. ई ई ई ई ई एंड ई. ओके, तो द रिपीटिशन ऑफ ई वॉवल इज देयर इन द सेंटेंस. तो आप बोल सकते हैं दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एजोनेंस फिगर ऑफ स्पीच. गुड ग्रेशियस, हाउ डू यू होप. ओ ओ ओ o o and o. See, lot of o's are there in the sentence, so the repetition of a o vowel is there, so it is an example of assonance. ऐसे same है, mice are nice, I see I see. ठीक है ना, I you will say, not see, sorry. तो I, or you can say of e also. Okay, no pain no gain, again a and I, o is also there, but no pain and no gain here is in. These are the examples of assonance. Jerry went here and there, nowhere else. So here e. Okay, the repetition of e alphabet. Okay, so this is assonance. Now come to consonants, the repetition of consonant sound in a sentence. Like Mike likes his bike, so k, the repetition of a k. The putter patter of the rain, putter patter of the rain, again the t is there. Okay, whose woods these are, I think I know, here again w. Okay, here you can say like k. Okay, now she gave the big dog a hug, so here again the alphabet G is repeated again and again. So whenever there is a repetition of a consonant sound, that is consonance. Wherever there is a repetition of vowel, that is known as assonance. So you can take a screenshot of it, beta. I hope you have taken the screenshot. Now come to the next poetic device, that is anaphora. ठीक है, what it is? Anaphora. Again, repetition of words at the beginning of a successive clause. एक क्लोज होता है, क्लोजेज हमने किए थे. ठीक है ना, तो उसके जो सक्सेसिव, यानी कि जैसे नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट होता है, द रिपीटिशन ऑफ द सेम वर्ड, दैट इज नोन एज एनाफोरा. देखो जैसे far too nervous, far too tense. So here the far too word, the sentence beginning with that, and then the next clause is again beginning with the same word. तो इस टाइप के जैसे यूज होते हैं बेटा, they are known as anaphora. जैसे the little Relio Trulio little pet dragon. So the little and little word is repeated again. ये आपने 10th क्लास में पढ़ा था ना, ड्रैगन वाली पोएम. ठीक है ना, तो उसमें से लिया गया है. Now the same, this is the end, this is the beginning, this is and this is, you can say up to the. ठीक है ना, this is the end, this is the beginning. ठीक है ना, तो जैसे हमें सनी देओल का एक डायलॉग है ना मूवी में, ठीक है ना, मिली है तो सिर्फ तारीख.
तारीख पे तारीख। तो ऐसे जो वर्ड्स नेक्स्ट सेंटेंस से सेम उससे स्टार्ट होते हैं तो वो बोले जाते हैं बेटा एनाफोरा। ओके, सो समझ में आ गया। रिपीटिशन ऑफ द वर्ड्स एट द बिगिनिंग ऑफ ए सक्सेसिव क्लॉज, यहां स्टार्ट हुआ, अगला सेंटेंस फिर उसी से स्टार्ट होगा, बट इन ए सेम लाइन। अगर आप उसको नेक्स्ट उस पे कर दोगे ना तो इट विल बिकम ए डिफरेंट फिगर ऑफ स्पीच। वी विल डिस्कस इट लेटर। नाउ द 12th वन इज पन। पन क्या होता है बेटा? द मल्टीपल मीनिंग ऑफ ए वर्ड। ए वर्ड हैज मोर देन टू मीनिंग्स, ठीक है ना, जिसके डबल मीनिंग हम बोलते हैं, ठीक है ना। एक वर्ड के दो मीनिंग होते हैं, दैट साउंड सिमिलर बट हैव ए डिफरेंट थिंग, विच मीन्स ए डिफरेंट थिंग। यानी कि एक ही वर्ड को हम क्या करते हैं, जैसे मैंने बोला, ठीक है ना, द सन वाज सिटिंग इन द सन। अब कौन सा सन? SON, सन वाज सिटिंग इन द सन। तो ये दोनों वर्ड सेम है बट दे आर हैविंग ए डिफरेंट मीनिंग। कैसे? अब देखिए एग्जांपल से। पन, पायलट्स हैव इजी एक्सेस टू क्लाउड स्टोरेज। अब देखो हम क्या सोचते हैं, पायलट्स भी पता है, अभी जो जहाज चलाते हैं ऊपर बादलों में, आकाश में, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब ये क्लाउड स्टोरेज जैसे होता है हमारा, ठीक है ना, तो फोन में होता है ना क्लाउड स्टोरेज। तो अब इसको क्या किया है, देखो वैसे तो लगेगा कि पायलट्स का क्लाउड से रिलेशन होता है, लेकिन यहाँ पर अब दूसरा सेंस दे रहा है, पायलट्स हैव इजी एक्सेस टू क्लाउड स्टोरेज। उसका उससे कोई लेना देना नहीं। फिशेज आर स्मार्ट बिकॉज दे लिव इन स्कूल्स। अब देखो बच्चा जब स्कूल जाता है तो वो स्मार्ट बन जाता है, ऐसे ही वो कहता है कि फिशेज आर स्मार्ट बिकॉज दे लिव इन स्कूल्स। अब स्कूल किसको बोलते हैं बेटा? ग्रुप ऑफ फिश, ठीक है ना, उनको क्या बोलते हैं बेटा? स्कूल, ठीक है। तो ये यहाँ पर दो सेंस नजर आते हैं, एक वो स्कूल जो हमें स्मार्ट बनाता है पढ़ने के बाद, एक वो स्कूल जहाँ मछलियां रहती हैं। तो जैसे द हॉर्स इज ए स्टेबल एनिमल। अब हॉर्स क्या है? एक स्टेबल, मीन एक स्थिर जानवर है, भरोसेमंद है, ठीक है ना, लेकिन एक स्टेबल, अस्तबल भी होता है, वो घोड़ों से रिलेटेड होता है। मीन्स दिस वर्ड इज रिलेटेड टू दिस इन टू मीनिंग्स। द स्कूल इज रिलेटेड टू फिश इन टू मीनिंग्स। क्लाउड इज रिलेटेड टू पायलट्स इन टू मीनिंग, यानी कि यहां पर उसके दो मीनिंग आते हैं। तो ऐसे पोएटिक डिवाइस को, ऐसे फिगर ऑफ स्पीच को क्या बोलते हैं बेटा? पन। तो पता चल गया। एनाफोरा, अगेन द रिपीटिशन ऑफ द वर्ड इन ए सक्सेसिव क्लॉज और इन द सेम सेंटेंस, दैट इज नोन एज एनाफोरा। पन हैविंग टू मीनिंग्स, यानी कि पन से हम फन करेंगे, ठीक है ना, एक शब्द से दो अर्थ निकाल लेंगे। तो ये एनाफोरा एंड फन, टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ इट बेटा। Okay, now let's move to the next figure of speech, that is enjambment. Enjambment क्या होता है बेटा? Where a line of poetry does not end with a punctuation mark and the thoughts and ideas of the poet or the author moves to the next line. ठीक है ना? कहने का मतलब जैसे हम एक सेंटेंस लिखते हैं, फुल स्टॉप आ जाता है बेटा, या हम एक सेंटेंस लिखते हैं, वी यूज ए कोमा, ठीक है, एक सेंटेंस लिखते हैं हम सेमीकोलन या कोलन लगा देते हैं, देन वी कंटिन्यू इट, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या है बेटा? जो थॉट्स हैं, जो आइडियाज हैं, ठीक है ना, दे आर कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट लाइन विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क। जैसे एग्जांपल देखिए, शी वाज ए गर्ल ऑफ गुड थॉट्स। हालांकि ऐसे सेंटेंस हो सकता था, शी वाज ए गर्ल ऑफ गुड थॉट्स कंप्लीट, लेकिन नहीं, उसने क्या किया? शी वाज अगली लाइन में उस थॉट को लिख दिया विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क, that is known as enjambment। बिल्कुल आसान है बेटा। She was a girl of good thoughts and, याद रखना चाहिए ना, but and views of modern generation। तो ये एग्जांपल है किसका? enjambment का। एक और देखिए, I wandered lonely as a cloud। अब ये as a cloud यहां भी तो लिखा जा सकता था बेटा, but it has not written there। The poet or author had moved the same ideas and thought in the next line without any punctuation mark, as a cloud that floats on high over vales and hills। ये लाइन यहाँ लिखी जा सकती थी। कहने का मतलब ये एक फ्री वर्स होती है, इसमें कोई राइम नहीं होती, ठीक है ना। जैसे आपका जो पहली पोएम है 12th में, माय मदर एट 66, उसमें एक सेंटेंस विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क, वो जो बात वहीं कहनी थी वो नेक्स्ट लाइन में कह देता है पोएट, तो दैट इज नोन एज enjambment। तो enjambment is a poetic device where a line of poetry does not end with a punctuation mark, causing the thoughts or phrase to continue on to the next line। अगली लाइन में हमारे थॉट्स और आइडिया जाते हैं बिना किसी कॉमे, बिना किसी फुल स्टॉप, बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के,
ठीक है ना, when the thoughts and idea are moved to the next line they are known as enjambment. Take a screenshot of it also बेटा. Now let's come to the 14th poetic device. हमारा 14th poetic device है बेटा refrain. क्या है? refrain यानी कि a verse, a line और a set of words. एक words का set, एक लाइन या एक वर्स व्हेन इट इज रिपीटेड अगेन, जब उसको दोबारा रिपीट किया जाता है एट रेगुलर इंटरवल्स, एक रेगुलर इंटरवल पर जब उसे रिपीट करते हैं इन डिफरेंट स्टेंजास. मान लो एक पहला स्टेंजा है, ठीक है ना, उसकी लास्ट लाइन और अगले स्टेंजा की लास्ट लाइन दे आर सेम, या द फर्स्ट लाइन ऑफ द स्टेंजा एंड द फर्स्ट लाइन ऑफ द नेक्स्ट स्टेंजा दे आर रिपीटेड अगेन, वो बार बार रिपीट होते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं बेटा? उन्हें बोलते हैं रिफ्रेन. बात आई समझ में? जैसे कि आपने 9th में पोएम पढ़ी है सेट द डक एंड द कैंगरू, ये बार बार आती है लाइन, ठीक है, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रिफ्रेन. अब लेटेस्ट जो आपकी जो बुक आई है कावेरी 9th की, उसकी जो पहली पोएम है भारत अवर लैंड, उसमें भी द लास्ट लाइन ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा इज शी इज फियरलेस लेट्स प्रेज इट, ठीक है ना, सॉरी नॉट इट, हर, बिकॉज भारत माता के लिए यूज हुआ ना बेटा हर, तो इसलिए तो शी इज फियरलेस वो अनमैचेबल है, लेट्स प्रेज हर, चलो हम उसकी प्रशंसा करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं. दिस वाज द लास्ट लाइन ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा. फिर नेक्स्ट स्टैंजा की भी लास्ट लाइन यही है, तो यानी कि द लाइन कैन बी एट द बिगिनिंग और दैट कैन बी एट द एंड, वो एंड में हो सकती है या बिगिनिंग में हो सकती है, वही लाइन रिपीट, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? जैसे आपके गाने होते हैं, ठीक है ना, वो लास्ट फर्स्ट स्टेंजा होगा, फिर उसका जो सॉरी मुखड़ा और फिर अंतरा और फिर लास्ट में वही रिपीट होता है, तो मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स आर द एग्जांपल ऑफ रिफ्रेन. तो रिफ्रेन का पता चल गया, दिस इज द एग्जांपल, दीज आर द टू एग्जांपल्स ऑफ रिफ्रेन. जब किसी लाइन वर्ड ऑफ सेट को बार बार रिपीट किया जाता है, ठीक है ना, इन नेक्स्ट स्टेंजा, उसी स्टेंजा में नहीं बेटा, ध्यान रखना, तो दैट इज नोन एज रिफ्रेन. टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट आल्सो. ओके, नाउ सी द 15th. अब 15th फिगर ऑफ स्पीच को देखिए. वी हैव डन 14 जिसमें हमने किस चीज को किया बेटा? सिमिली, मेटाफर, एलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोली, इंजैम्पमेंट, ओनोमेटोपिया, एजोनेंस, कॉन्सोनेंस, लॉट ऑफ देयर आर. द 15th इज ट्रांसफर्ड एपिथेट. इसमें बच्चों को पहचानने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, ठीक है ना. तो व्हाट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट? देखो, जब ट्रांसफर कर देते हैं किस चीज को, ठीक है ना, व्हेन एन एडजेक्टिव इज ट्रांसफर्ड टू अनदर नाउन, जब हम एक एडजेक्टिव का यूज करते हैं लेकिन उस एडजेक्टिव का यूज हम किसी दूसरे नाउन के लिए करते हैं बेटा, दैट इज इट एक्चुअली डिस्क्राइब, जिसके बारे में वो बात कर रहा है, ठीक है ना, यानी कि इनडायरेक्टली हम किसी एडजेक्टिव को एक नाउन के लिए यूज करते हैं, दैट इज नोन एज ट्रांसफर्ड एपिथेट. कैसे? देखिए, आपकी 12th की एक पोएम है आंट जेनिफर्स टाइगर, उसकी एक लाइन है बेटा, क्या लिखा है? व्हेन आंट इज डेड, चलो आंटी जब मर जाएगी, हर टेरिफाइड हैंड्स विल डाई, उसके जो टेरिफाइड हैंड्स हैं वो मर जाएंगे. क्या सिर्फ हाथ ही मरेंगे? नहीं, एक्चुअली यहाँ पर जो हैंड वर्ड है बेटा, वो इनडायरेक्टली किसके लिए बात कर रहा है? आंट जेनिफर के लिए, ठीक है ना, वो आंट जेनिफर की बात कर रहा है, ठीक है. तो यहाँ हैंड एक एडजेक्टिव, ठीक है ना, टेरिफाइड हैंड्स किसकी बात कर रहा है? नाउन की बात कर रहा है. कौन है नाउन? हमारा नाउन है आंट जेनिफर. तो वही कहता है व्हेन एन एडजेक्टिव इज ट्रांसफर्ड टू अनदर नाउन, जब एक टेरिफाइड हैंड्स को हम किसके बारे में कह रहा है? वो आंट जेनिफर, जो कि एक नाउन है. जब एक एडजेक्टिव किसी दूसरे नाउन की बात कर रहा है, एक्चुअली हमारे जो आंट है उसी के बारे में बात कर रहे हैं, हैंड्स का तो कोई मतलब नहीं, हैंड्स विल डाई मींस आंट जेनिफर विल डाई. तो जब ऐसा यूज होता है उसको बोलते हैं बेटा ट्रांसफर्ड एपिथेट. चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं. ये फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स, ये भी आपका, ठीक है ना, जो पैब्लो नेरुदा की पोम है उसमें से लिया गया है 12th क्लास में से, ठीक है ना, ए थिंग ऑफ ब्यूटी आई थिंक, ओके, और नो सॉरी कीपिंग क्वाइट,
ये कीपिंग क्वाइट से लिया गया बिकॉज कीपिंग क्वाइट में इंट्रोस्पेक्शन के बारे में बताया गया दैट वी शुड सिट फॉर 12 seconds and then we will introspect. ऐसे ही वो एग्जांपल देता अगर द फिशरमैन विल डू इंट्रोस्पेक्ट, वो अगर इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो वो कैसे अपने ग्रीफ से, अपने सोरो से, अपनी सेल्फिशनेस से बाहर आ सकते हैं। तो लाइन है फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स। ये तो साफ दिखाई दे रहा है। बच्चे सोचेंगे भाई जो मछुआरे हैं वो जो ठंडा पानी है, जो समुद्र है, उसमें क्या करेंगे, वो हार्म्स को व्हेल्स को हार्म नहीं करेंगे, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। कब नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, जब वो इंट्रोस्पेक्शन करेंगे। दैट वाज अबाउट द पोएम। चलो मुद्दे पे आते हैं। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, सी कैसा है, कोल्ड, लेकिन यहाँ कोल्ड सी का मतलब क्या है, दोज पर्सन हु आर कोल्ड हार्टेड, यानी कि जो थोड़े क्या होते हैं, निर्दयी होते हैं। तो हियर द कोल्ड सी रेफर्स टू द कोल्ड हार्टेड पीपल। जो निर्दयी लोग है ना, वो अगर इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो व्हेल्स को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यहाँ पर कोल्ड सी एक एडजेक्टिव है जो कि इनडायरेक्टली किसके लिए यूज किया गया है, अनदर नाउन कोल्ड हार्टेड पीपल के लिए। आगे बात समझ में। नाउ परस्यूइंग स्टिक, ये भी आपकी 9th की एक पोएम है, ठीक है ना। द आई थिंक द स्नेक ट्राइंग, उसमें से लिया गया है कि भाई वो सांप बचने की कोशिश करता है लेकिन उसके पीछे जो छड़ी पड़ी हुई है, क्या छड़ी पड़ी हुई है, ठीक है ना। नो, हम किसकी बात कर रहे हैं, परस्यूइंग स्टिक का मतलब द पीपल, ठीक है ना, हु आर हैविंग स्टिक इन देयर हैंड। तो ये एडजेक्टिव्स नाउन के लिए यूज किया गया है, तो इसलिए इसको ट्रांसफर्ड एपिथेट बोलेंगे। सेल्फिश कार, अगेन फ्रॉम 12th क्लास की बुक है, ठीक है ना, उसमें से लिया गया है। द रोड साइड स्टैंड, कि भी एक बूढ़ा आदमी अपना स्टैंड लगा रखा है, वो सोचता है कि वहाँ अमीर आदमी आएंगे, लेकिन कोई भी सेल्फिश कार वहाँ नहीं रुकती। कहने का मतलब वो सेल्फिश कार के बारे में बात नहीं कर रहा, वो अमीर लोगों के बारे में बात कर रहा है। तो हेयर सेल्फिश कार रेफर्स टू द रिच पीपल, और ठीक है ना, रिच पीपल अगेन नाउन, ठीक है ना। तो ये जो इसके लिए यूज किया गया है एडजेक्टिव, तो उसको बोलते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट। समझ में आया बेटा, क्या होता है जब एक एडजेक्टिव किसी दूसरे नाउन के लिए यूज किया जाता है, उसको रिप्रेजेंट करता है अदर मीनिंग में, तो उसको बोलते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसफर्ड एपिथेट। टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ देम। Okay, now let's come to the next one. Okay, euphemism. Okay, euphemism क्या होता है बेटा, ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच है। saying unpleasant things in a pleasant way, क्या, किसी भी unpleasant thing को, ठीक है, when we say an unpleasant thing in a pleasant manner, मतलब जैसे मेरे साथ हुआ था जब मैंने अपने टीचिंग करियर शुरू किया, तो मैंने ऐसे ही एक सांवला सा लड़का बैठा था, सांवला नहीं बिल्कुल काला था, और सांवला तो चलो मैं अभी वैसे बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ से मुझे सबक मिल गया, ठीक है ना। मैंने उसको कहा, ये ओए काले, स्टैंड अप। ही कॉल्ड हिज पेरेंट्स नेक्स्ट डे। आई वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द प्रिंसिपल। ये भाई तुमने क्या किया ये, ठीक है, तुम इसको काला बोला। माँ यस सर, अब काले को काला नहीं बोलो तो क्या बोलो, ठीक है। तो ऐसी बातें जो हम क्या करते हैं बेटा, किसी को बुरी लग सकती हैं, उसको अच्छे तरीके से कहो। मैं कहूँगा ए कन्हैया कम हियर, ठीक है। अब कन्हैया, या मैं कहूँगा ओ मेरे श्याम सुंदर इधर आओ। श्याम किसके लिए यूज किया जाता है, अपने सांवरे भगवान के लिए, ठीक है ना। काना बोल दिया तो खुश हो गया, श्याम सुंदर बोल दिया तो खुश हो गया, काला बोला तो वो नाराज हो गया, ठीक है। ऐसे ही किसी को गए ए मोटे बैठ जाओ, नहीं, अरे बेटा ये हेल्दी वन बैठ जाओ, बुरा नहीं मानेगा, तो दैट इज नोन एज यूफेमिज्म, ठीक है ना। व्हेन अनप्लीजेंट वर्ड्स आर चेंज्ड विद प्लीजेंट वर्ड्स, प्लीजेंट तरीके से, अच्छे तरीके से कहें, ठीक है ना। लाइक हम कहें सपोज ही इज अनएम्प्लॉयड, वो बेरोजगार है, ठीक है ना, तो ऐसा लगता है जैसे हम उसकी इंसल्ट कर रहे हैं, वो बेरोजगार है, ठीक है। लेकिन अगर हम यही कहें दैट ही इज इन बिटवीन जॉब्स, ठीक है ना, तो ये एक अच्छा वर्ड लगा, ही इज बिटवीन जॉब्स, तो यानी कि उसको अनप्लीजेंट थिंग को हमने प्लीजेंट वे में कह दिया। लाइक अगर हम कहें हिज फादर डाइड लास्ट नाइट, ठीक है ना, उसके पिताजी गुजर गए, मर गए। मर गए तो बहुत ही बुरा वर्ड है, गुजर गए चलो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर हम कहें दैट हिज फादर पास्ड अवे लास्ट नाइट, तो ये थोड़ा और ज्यादा डिसेंट लगा। ओके, सिमिलरली ही हैज गॉन मैड, वो पागल हो गया है। हैव यू गॉन मैड, क्या तुम पागल हो गए हो, तो हम इसको कह सकते हैं हैव यू लॉस्ट योर मार्बल्स, और ही हैज लॉस्ट हिज मार्बल्स, ठीक है। तो इसका मतलब भी यही होता है बीइंग मैड।
ओके, जैसे मेरे को मिस्टर मनोज वाज फायर्ड ऑफ, उसको नौकरी से निकाल दिया, ठीक है ना, तो थोड़ा अजीब लगता है, उसको नौकरी से निकाल दिया, कुछ कमी होगी, ऐसा लग रहा है जैसे हम बुराई कर रहे हैं किसी की हम क्या है खामियां गिनवा रहे हैं। तो मिस्टर मनोज वाज फायर्ड ऑफ, हम ऐसे बोल सकते हैं मिस्टर मनोज वाज लेड ऑफ, ठीक है ना, लेड ऑफ, तो ये बुरा नहीं लगेगा। तो दीज टाइप ऑफ सेंटेंस आर इंक्लूडेड इन फिगर ऑफ स्पीच दैट इज नोन एज यूफेमिज्म। आगे बात समझ में, तो किसी को भी बोलो तो प्यार से, अगर किसी की इंसल्ट भी करनी है, कोई दुबला पतला है, ठीक है ना, उसको कहना वो पहलवान क्या हाल है भाई, ठीक है, तो ऐसे सोचा मुझे पहलवान कह रहा है, हालांकि वो समझ गया कि इनडायरेक्टली, बट फिर भी वो हमको ओए सुकड़े, ठीक है ना, हमारे यहाँ लोकल में सुकड़ा बोलते हैं, सिंगल हड्डी बोलते हैं, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ सेंटेंस आर नोन एज यूफेमिज्म व्हेन द अनप्लीजेंट थिंग्स आर सेड इन ए प्लीजेंट वे। टेक ए स्क्रीनशॉट बेटा। Okay, now come to the next, the 17th one, that is irony. irony का मतलब क्या होता है बेटा? विडंबना। क्या होता है? विडंबना। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि आपने 12th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा हुआ, पहला ही चैप्टर है, नहीं सॉरी सेकंड, द लो स्प्रिंग। उसमें एक लड़का है जिसका नाम है साहिब ए आलम, साहिब ए आलम। अब साहिब का मतलब क्या होता है बेटा? लॉर्ड, ठीक है ना। ए आलम का मतलब ऑफ यूनिवर्स, आलम, ठीक है ना, दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुम्हें, यानी कि इस संसार का हाल मैं क्या बताऊं तुम्हें। तो साहिब आलम, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, ठीक है ना, नाम तो उसका क्या है? साहिब आलम, जिसका लिटरली मीनिंग क्या है? लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड का मालिक। बट ही वाज ए रैग पिकर, लेकिन वो क्या था? एक कूड़ा उठाने वाला था, ठीक है, रैग पिकर था। देखो नाम क्या और काम क्या। तो ऐसे ही जो सिचुएशन होती है उसको क्या बोलते हैं बेटा? आयरनी, विडंबना। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक बहुत ही मतलब बदसूरत लड़की है, ठीक है ना, टेढ़ी मेढ़ी शक्ल है, चेचक के दाग हैं, ठीक है ना, दांत बाहर निकले हुए हैं, और उसका नाम वो चंद्रमुखी, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये एक आयरनी है, विडंबना है, ठीक है ना। नाम क्रोडिमल और रिक्शा चलाता है, तो ये क्या है बेटा? ये एक आयरनी है। नाउ सी, when you say something opposite to what you mean or what the reality is, जो रियलिटी है उसके अपेक्षा आप कुछ और अपोजिट कहते हो। सपोज मैंने किसी को काम करने के लिए भेजा और उसने काम को खराब कर दिया, तो हम कई बार कहते हैं ना, वाह व्हाट ए नाइस जॉब, क्या अच्छा काम किया, ठीक है, जबकि उसने कर क्या दिया? गुड़ गोबर कर दिया उस काम का। तो दैट इज नोन एज आयरनी, यानी कि एक्सपेक्टेड वर्सेस रियलिटी। जैसे कि ए वेजिटेरियन ओपनड ए बूचर शॉप, वही जब वेजिटेरियन है तो उसने एक बूचर शॉप खोली, है ना, अजीब सी बात। ए पायलट हैज फियर ऑफ हाइट, पायलट को अगर हाइट से डर लगेगा तो पायलट खाएगा। ए फायर स्टेशन बर्न डाउन लास्ट नाइट, जब फायर स्टेशन जो दुनिया की आग बुझाती है उसी के घर में, उसी के ऑफिस में आग लग गई, तो क्या फायदा? दैट इज आयरनी, विडंबना। द पुलिस ऑफिसर गॉट अरेस्टेड, वही पुलिस ऑफिसर तो अरेस्ट करने के लिए होते हैं, ही हिमसेल्फ गॉट अरेस्टेड, दैट इज एन आयरनी। द ट्रैफिक कॉप, जो ट्रैफिक पुलिस वाला था, गॉट ए स्पीडिंग टिकट, स्पीडिंग टिकट का मतलब उसका चालान कट गया। ट्रैफिक वाले दूसरों का चालान काटते हैं, उन्हीं का चालान कट गया। तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं बेटा, ऐसे जो सेंटेंस होते हैं, when you say something opposite to what you mean or what the reality is, जैसे अभी मैंने कहा था ना, कोई पहलवान, पतले से आदमी को पहलवान बोल दिया, तो दैट इज ऑन आयरनी, विडंबना। समझ में आ गया बेटा? ठीक है। कुछ पोएटिक डिवाइस दो चीजों में फिट हो सकते हैं, जैसे हमने ये एग्जांपल दिया, वो पिछले में भी था बेटा, ठीक है। तो दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ आयरनी, विडंबना। ध्यान रखो, यानी कि जो रियलिटी से अनएक्सपेक्टेड होता है, दैट इज नोन एज आयरनी। टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ इट। चलिए अब आ जाते हैं द लास्ट टू पोएटिक डिवाइस वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, 18th एंड 19th। देखिए ये है साइनेडक, ठीक है ना, साइनेडक। साइनेडक क्या होता है बेटा? इट इज ए वर्ड और फेज इन विच ए पार्ट ऑफ समथिंग इज यूज्ड टू रेफर टू द होल ऑफ इट। इसको ध्यान से समझना। मान लो मैं कहूंगा द व्हील्स वर रनिंग, ठीक है ना। अब मैंने एक कार बनाई, ठीक है, वो सॉरी कार बनानी है, ठीक है ना। सपोज ड्राइंग ऐसी है बेटा, ठीक है ना, तो समझ जाना आप लोग, ठीक है ना। तो दीज आर द व्हील्स, मैंने कहा द व्हील्स वर रनिंग, क्या ये पहिया अलग से दौड़ रहे थे?
नहीं ना, कहने का मतलब मैं व्हील्स की बात नहीं कर रहा, ठीक है ना, मैं उस पार्ट को यूज कर रहा हूं, आई एम यूजिंग ए पार्ट ऑफ समथिंग फॉर द होल ऑफ इट, समझ गए। द व्हील्स वर रनिंग का मतलब पहिया दौड़ रहे थे, नहीं, कार दौड़ रही थी। तो आई हैव यूज्ड ए पार्ट ऑफ द कार, उनके पहियों का मैंने इस्तेमाल किया है इस पूरी कार को डिनोट करने के लिए, समझ में आ गया, दैट इज साइन इट अप। कैसे, वी नीड मोर हैंड्स इन द किचन, एक और एग्जांपल है, वी नीड मोर हैंड्स इन द किचन, हमें किचन में और हाथों की जरूरत है। अब हाथ का मतलब लेबरर बोल लो, औरतें बोल लो, हमें किचन में और ज्यादा औरतों की जरूरत है काम पूरा करने के लिए, हमें किचन में और ज्यादा मजदूरों की जरूरत है काम पूरा करने के लिए, ठीक है ना, और ज्यादा सेफ्स की जरूरत है काम पूरा करने के लिए। या हैंड्स का मतलब फॉर द पीपल, सिर्फ हाथ थोड़ी, हमें और ज्यादा आदमियों की जरूरत है, या सिर्फ हाथ आएंगे काम करेंगे, नहीं ना। तो बाय द हैंड्स दे आर टेलिंग अबाउट द वर्कर्स, और द फीमेल जो औरतें हैं काम करती है किचन में, उनके बारे में बात कर रहे हैं। इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप, अब इंडिया, क्या इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता है? नहीं, ठीक है ना, इंडिया की जो टीम है, ठीक है ना, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। द वर्ल्ड, इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप। नाउ अब आपकी एक उजिंडा से पोएम थी, शायद आई थिंक 10th में है, ठीक है ना, कम्युनिकेटिव लिटरेचर में। तो द हैंड्स दैट मॉक्ड देम एंड द हार्ट दैट फेड, अब यहाँ हैंड्स और हार्ट किसकी बात कर रहे हैं? देखो, हैंड्स दैट मॉक्ड, जो उनका मजाक उड़ा रहे, यानी कि जो स्कल्पचर था, जो मूर्तिकार था, उसके बारे में बात कर रहे हैं। हैंड रेफर्स टू द स्कल्पचर, व्हाइल द हार्ट रेफर्स टू द किंग ओजिमेंडास, ठीक है ना। तो ये जो मैंने उनका एक पार्ट यूज किया है, हैंड और हार्ट, हार्ट फॉर द किंग एंड दिस फॉर द स्कल्पचर, ठीक है ना, जो मूर्तिकार है उसके लिए हैंड और हार्ट। तो इस टाइप का जो यूज होता है, एक पार्ट ऑफ समथिंग टू रिप्रेजेंट द होल ऑफ इट, इज नोन एज साइनिंग, ठीक है बेटा। कार के आप एग्जांपल से समझ सकते हो। नाउ द लास्ट वन इज रिपीटिशन, रिपीट होना। अब आप कहोगे सर वो तो रिफ्रेन में भी हो रहा था, रिफ्रेन में बेटा एक लाइन पूरी रिपीट हो रही थी, यहां पर द वर्ड्स आर रिपीटेड, यूज ऑफ सेम वर्ड और एक पैटर्न, वही पैटर्न यूज कर रही है, लाइक ऑल शी डिड वाज स्माइल स्माइल एंड स्माइल। अब आप लोग बताओ ये कौन सी पोएम में से है, सोचिए। 12th क्लास की जो फर्स्ट पोएम है, माई मदर एट 66, बिल्कुल जो लास्ट लाइन है पोएम की, उसने अपनी माँ की तरफ देखा और वो सिर्फ मुस्कुराई। All she did was smile, smile and smile. Again, the words are repeated, so it is repetition in the same line. Like, I felt happy to see happy people make others happy. कितनी जबरदस्त लाइन है। मैं खुश होता हूँ उन खुश लोगों को देखकर जो दूसरों को खुशी देते हैं। तो I felt happy to see happy peoples who make others happy. So the happy word is repeated in the same line, the smile word is repeated in the same line, repeat repeat repetition, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं बेटा रिपीटिशन, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 19 we have done, these were the most important poetic devices, there are some more और भी हैं, but according to me for a student of 6th to 12th class these are the most important। तो आप इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, जल्दी कीजिए। ओके, यू हैव टेकन। तो देखिए बेटा, मैंने फिगर ऑफ स्पीच कोशिश की है अपने सबसे अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊं, ठीक है, बड़े आसान तरीके से मैंने इनको समझाया। पोएटिक डिवाइस पोएट में यूज होते हैं, सॉरी पोएम में यूज होते हैं, और लिटरेरी डिवाइस आपके लिटरेचर चैप्टर में आ गए तो उनको हम लिटरेरी डिवाइस बोल देते हैं, पोएम में आ गए तो पोएटिक डिवाइस, फिगर ऑफ स्पीच, अलंकार जिनको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो को आप दोबारा देखेंगे तो आपको सारे एक बार दोबारा से रिवाइज हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। लॉट ऑफ देम आर वाचिंग, बहुत सारे देख रहे हैं, द सब्सक्राइबर्स आर इंक्रीजिंग, बट लाइक्स बहुत कम आ रहे हैं बेटा। तो आई रिक्वेस्ट यू कि लाइक जरूर कीजिए वीडियो को, टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ इट। अगली बार हम नेक्स्ट किसी भी ग्रामर के टॉपिक को लेकर हाजिर होंगे। टिल देन बाय। ओके, टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ इट बेटा।